आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में बहुत सारी चीजें हैं समझने को, क्योंकि इस चित्र में दिख रहा है कि कुछ ईंट की इमारतें हैं, ईंट के भवन हैं जो अलग अलग तरीके से टूटे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि यह जो चित्र है यह मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अब जिस नए अध्याय की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं वो इसी चित्र के आधार पर है। यानी कि यही चित्र जो है, जो अभी आप देख रहे थे, वही आधार है आपके नए अध्याय का, यानी कि द फर्स्ट सिटीज वाले अध्याय का, चैप्टर नंबर 4 द फर्स्ट सिटीज का। यानी कि आप लोग क्लास 6 में हैं और क्लास 6 में एसएसटी के तहत यह चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री के अंतर्गत, और यह अध्याय संख्या 4 है जो आप लोगों को आपके बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। और यहां पर आप लोगों को पढ़ना है द फर्स्ट सिटीज के बारे में कि वो कौन कौन से शहर, वो कौन कौन से नगर थे जो मानव सभ्यता में पहले नगर या पहले नगरों में गिने जाते हैं। तो मैं अब इन्हीं सारे चीजों की बात करूंगा। सामने आप लोगों को यह दिख रहा है, पृष्ठ संख्या 28 है आपके पुस्तक का, आपके एसएसटी के पुस्तक का, जो सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, और साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी जो आपके पास है आप उसमें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन 5 पॉइंट्स का, यानी कि ये वो 5 चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर दिखाया गया है, यहां पर बताया गया है कि यही 5 चीजें जो हैं ये इस चैप्टर का आधार है। यानी कि ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आप इन 5 चीजों के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। वही की हाइलाइट्स के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। पहला, द एंशियंट सिविलाइजेशन ग्रो अलोंग रिवर बैंक। जो पुरानी जो सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे बसती थी, नदी के किनारे बसी, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। व्हाट वाज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सभ्यता के रहने का, के बनने का, के बसने का क्या पद्धति था, किस तरीके से बसा हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा इस अध्याय में। द फर्स्ट सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड देयर आर्किटेक्चरल फीचर्स। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले नगर कौन थे, पहले नगरों के बारे में, कुछ नगरों के बारे में यहां पर जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ उसके आर्किटेक्चरल यानी कि उसके वास्तुकला वाले जो गुण है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा इसी अध्याय में। प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ क्राफ्ट, ट्रेड, बिलीफ एंड स्क्रिप्ट एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और कला, व्यापार, उस समय के विश्वास और उन सारे चीजों के बारे में, लेख, इन सारे चीजों के बारे में भी इस अध्याय में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्ट्रक्शन की भी जानकारी दी जाएगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या है और वो कैसे खत्म हुआ, कैसे बर्बाद हुआ, कैसे उसकी समाप्ति हुई, कैसे उसका पतन हुआ। इन सारे चीजों की बात हम लोग इस अध्याय में करने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को इस अध्याय में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट से। आखिर यहां पर लिखा हुआ है क्या जो आप लोगों को लेट्स स्टार्ट विथ में देखना है। तो लिखा हुआ है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इटीसी। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो ये अभी के भारत देश के अभी के गुजरात राज्य, पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य और हरियाणा जैसे अलग अलग राज्यों में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल आर सम ऑफ द एंशिएंट सिटीज दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। और कुछ शहरों के नाम जो प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर कहें तो इस समय जो पाया जाता था वो मोहनजोदड़ो था, वो हड़प्पा था, वो लोथल था। ये कुछ नाम है, और भी अलग अलग थे। तो ये कुछ बड़े बड़े नाम है जो शहरों के नाम है जो इस समय, इस काल में पाए जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है यहां पर By the Chalcolithic age, man had started leading a settled life and was engaged in cultivation and domestication of animals. हम लोगों ने देखा पिछले अध्याय में कि चैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर एज यानी कि ताम्र युग यानी कि तांबा वाले काल में लोगों ने
जो नोमैड्स लाइफ था उसको गिव अप किया, उसको छोड़ा और सेटल्ड लाइफ यानी कि घुमंतु से अब वो एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति बनते जा रहे थे। यानी कि अब लोग जो है वो घर बना रहे थे, एक जगह रह रहे थे, फसल बो रहे थे, काट रहे थे, खा रहे थे, अपने परिवारजनों को खिला रहे थे, बेच रहे थे। यानी कि जो लोग पहले घूमा करते थे अपने परिवार वाले को लेकर, इधर उधर रहा करते थे टेंट में, वो इस एज में यानी कि कॉपर एज, चैल्कोलिथिक एज में अब सेटल्ड लाइफ में बसने लगे, सेटल्ड लाइफ में आगे बढ़ने लगे। सून, धीरे धीरे, बहुत जल्दी, मैन बिगेन टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा फूड। हम लोगों ने यह भी देखा कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अब उससे ज्यादा इन लोगों का अनाज जो है वो उपज रहा था। दिस मीन्ट एवरीबडी डिड नॉट हैव टू बी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह भी हुआ कि हर व्यक्ति को अब एग्रीकल्चर में, कृषि में जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ही इतना ज्यादा उपजा दे रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ लोग जो है उसका प्रयोग करके उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द क्राफ्ट, स्पेशली पॉटरी, वीविंग एंड स्पिनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो लोग पहले नोमैड्स थे, घुमंतु थे, अब वो सेटल्ड हुए। पहले अनाज अपने लिए गैदर कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी, इकट्ठा कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी। जो फूड गैदरर के तौर पे ये लोग जाने जाते थे, एनिमल हंटर के तौर पर जाने जाते थे। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने फसल बोया, उससे अपना पेट भी पाल लिया, अपने परिवार का भी परिवार के लोगों का भी पेट पाल लिया, और साथ ही साथ इतना ज्यादा उपजा दिया कि कुछ और लोग भी खा ले। तो यानी कि अब सब लोगों को काम करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग मिलकर बहुत ज्यादा अनाज उपजा लेते थे। इसका मतलब यह है कि बाकी लोग और भी कार्य, और भी कला वाले कार्य करने लगे, चाहे वो टोकरी बनाना हो, चाहे वो घड़ा बनाना हो, चाहे वो अलग अलग चीजों में अपना कला दिखाना हो, हुनर दिखाना हो। सरप्लस फूड एंड क्राफ्ट आइटम कुड बी एक्सचेंज। और ये जो एक्स्ट्रा जो फूड जो उपजता था, यानी कि जो ज्यादा फूड, ज्यादा भोजन जो है जो उपज जाता था, जो ज्यादा जो अनाज जो उपजते थे, और जो लोग कला के क्षेत्र में घड़ा वगैरह बनाते थे, अब ये लोग जो है वो आपस में चीजों को एक्सचेंज करते थे। जो घड़ा, जिसके पास एक व्यक्ति जो है वो घड़ा बना रहा है, एक व्यक्ति जो है वो कृषि कर रहा है, तो कृषि वो ज्यादा कर लिया, यानी कि उसके पास ज्यादा अनाज है, इसके पास घड़ा है, तो ये घड़ा वाला अनाज वाले को घड़ा देगा और अनाज वाला घड़ा वाले को अनाज देगा। यानी कि जो घड़ा बना रहा है वो अपना घड़ा दे रहा है अनाज वाले को, उसके बदले में अनाज वाला जो है वो अनाज दे रहा है घड़े वाले को। यानी कि अब कहें तो एक्सचेंज सिस्टम शुरू हो गया, यानी कि अब सामानों का लेन देन शुरू हो गया। यानी कि जिसके पास जो नहीं था वो दूसरे से ले रहा था, जिसके पास जो ज्यादा था वो दूसरे को देने लगा। स्लोली ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट सेंटर ग्रीव इनटू टाउन्स एंड सिटीज। और धीरे धीरे यही सारी चीजें जो है वो व्यापार में बदलती गई, व्यापार बनता गया। धीरे धीरे यही एक व्यापक रूप से, एक बड़े रूप से व्यापार का रूप लेता दिखने लगा, और इसी के आधार पर नए नए शहर और नगर बनते गए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोग जो हैं लोग जो है वो घर बनाना शुरू किए। जब 4-5 घर आपस में बन गए तो वही गांव कहलाने लगा, फिर और भी बहुत सारे लोग आकर वहां पर घर बनाने लगे। इसी तरीके से आगे बढ़े तो हम लोग टाउन्स और सिटीज के सेटलमेंट की या फिर एस्टेब्लिशमेंट की भी बात हम लोगों ने देखी। दीज चेंजेस लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। और यही सारी चीजें, यही सारे जो बदलाव थे, ये सभ्यताओं को आगे बढ़ा रहा था, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा था, नए नए सिविलाइजेशन को, नए नए सभ्यताओं को जन्म दे रहा था। आगे अब हम लोग फैक्ट फाइल को देखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप लोगों को जानने जरूरी हैं, जैसा कि लेखक और प्रकाशक को लगा। तो पृष्ठ संख्या 28 पर जो फैक्ट फाइल है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है तथ्य के रूप में, Writing was invented in Sumer about 5,500 years ago as a way to keep temple record and for the merchant to maintain their account. राइटिंग की, लेख की शुरुआत, लेखन की शुरुआत या फिर लेखन का आविष्कार माना जाता है कि समर में 5,500 साल पहले हुआ था। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी, या फिर इसका आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि मंदिरों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, मंदिरों का जो
रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से लिखकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, सही तरीके से उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो, और साथ ही साथ जो व्यापारी हैं वो अपना खाता मेंटेन करें, वो अपनी चीजों को सही तरीके से लिखेंगे तो उनका खाता, उनकी सारी चीजें जो है वो मेंटेन होगी। इन्हीं सारे दो मुख्य कारण से लेखन की शुरुआत 5500 साल पहले हुआ था, यानी कि टेम्पल रिकॉर्ड को कीप करने के लिए और मर्चेंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए माना जाता है कि राइटिंग की शुरुआत समर में 5500 साल पहले हुआ था। द स्क्रिप्ट वाज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म मीनिंग द वेज शेप। ये जो स्क्रिप्ट, जो इस समय का जो लेख था, इस समय की जो अभिलेख थी, इसको कहा जाता था क्यूनिफॉर्म। इसका मतलब होता है कि एक वेज आकार का। आगे, पीपल रोट ऑन वेट क्ले टैबलेट यूजिंग पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स। यहां पर लेखन किस चीज पर होता था? पेपर तो बने नहीं थे, कागज तो बने नहीं थे, तो कहां पर लोग लिखते थे? तो पीपल रोट ऑन वेट क्ले टैबलेट्स। ये जो मिट्टी को भिगाकर जो अलग अलग जो चीजें बनती थी, उन सारा जो भींगा भींगा सा जो था मिट्टी का, उसी पर ये लोग लिखते थे पेन से, यानी कि कुछ लकड़ी या अलग अलग चीजों के कलम से उसी मिट्टी का जो दलदल या फिर कहें तो मिट्टी का जो पानी नुमा जो मिट्टी और मिट्टी में जो पानी मिला के जो उस तरीके से बन जाएगा, उसी पर ये लोग पेन से अलग अलग चीजों से, यानी कि पेन अलग अलग चीजों का, चाहे लकड़ी का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो चीजें हो अलग अलग, उसी से ये उसी वेट क्ले पर लिखते थे। यानी कि यहीं से माना जाता है कि 5500 साल पहले राइटिंग की शुरुआत हुई थी, जिसको मेन आधार या फिर जिसका मेन आधार था टेम्पल रिकॉर्ड को कीप करना, यानी कि टेम्पल रिकॉर्ड को रखना, और मर्चेंट के अकाउंट को, यानी कि मर्चेंट के जो अकाउंट्स हैं उसको मेंटेन करना। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है। पृष्ठ संख्या 29 पर आएंगे जब हम लोग अगली कक्षा की शुरुआत करेंगे, और बात करेंगे कि ये सिविलाइजेशन होता क्या है, व्हाट एक्चुअली सिविलाइजेशन इज, व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।